गाइज नेशनल इंग्लिश ग्रामर में आप सभी का वेलकम है। कुछ ऐसे एब्रिविएशन वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स जिसे लेकर के अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आज इस कंफ्यूजन को मैं अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा। बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें इट्स और इट्स की, आपने देखा होगा कई बार यहां पर एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और यहां पर एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा है। तो अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें तो गाइस इसका मतलब इट इज है। इट्स का मतलब इट इज। ओके, इट्स का मतलब इट इज। इट इज को ही इट्स बोला जाता है जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, और ये इट्स को इट इज ये फुल फॉर्म है। अब जो ये जो है ना इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल होता है। जैसे कहा जाए कि इट इज, जैसे मान लीजिए कि इट इज अ पेन, इट इज अ पेन, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का प्रयोग करते हैं। यहां तक कि जानवर, छोटी जानवर जिसका लिंग न पता हो, जिसका लिंग न पता हो, या टाइम के संदर्भ में, या दिनों के संदर्भ में, या महीनों के संदर्भ में इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज पेन, जैसे इट इज जनवरी, यह जनवरी है। जैसे कहा जाए इट इज फेब्रुअरी, इट इज फेब्रुअरी। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स मार्च, इट्स मार्च। तो आप समझ गए ना कि ये जो इट्स के बाद आप देखे होंगे कि इट के बाद कॉमा लगा होता है। इट्स का मतलब इट इज होता है। क्या होता है? इट इज, इट इज, इट इज। कभी कभी आप इट्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब रह गई बात, अब यहां तो मान लीजिए कि यहां तो कॉमा लगा हुआ तो इसका मतलब इट्स हुआ। ये जो है ना इसका मतलब अपना, अपनी और अपने। गाइस ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और ये है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस का प्रोनाउन है। इसका प्रयोग निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग्स से उन जानवरों को, छोटे छोटे जानवर जिनके लिंग न पता हो, ओके, तो अपना, अपनी, अपने के सेंस में प्रयोग किया जा सकता है। जिससे मान लीजिए कहा जाए कि द एंट इज नॉट, द एंट इज नॉट शेकिंग, शेकिंग इट्स लेग, यानी चींटी अपनी पैर को हिला नहीं पा रही है। तो अब देखो यहां इट्स लगा, इट्स के बाद लेग, यानी जब भी हम इट्स का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद एक नाउन आना जरूरी है। बिना नाउन का इट्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जिसे कहा जाए कि इट्स डोर, इसका दरवाजा जो है ना, इट्स डोर इज वेरी हैवी, इज वेरी हैवी। मान लीजिए घर है, उस घर के दरवाजे की बात की जा रही है तो इट्स डोर माने घर का दरवाजा, इट्स डोर, इसका दरवाजा जो है ना इट्स वेरी हैवी, बहुत भारी है, हमसे बंद करने से बंद नहीं हो पा रहा है। फिर देखिए अगर हम बात करें, इसे कहा जाए इट्स, इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता, इट्स ब्यूटी इज चार्मिंग, इज चार्मिंग, इसकी सुंदरता एकदम चार्मिंग है, एकदम आकर्षण है। तो ये मतलब इट्स का मतलब देखा ना, अपना, अपनी, अपने। ये हमेशा किसी नाउन के पहले, किसी नाउन के पहले, किसी नाउन, यहां पर सॉरी, किसी नाउन के पहले इस्तेमाल होता है। तो आप कंफर्म हो गए होंगे कि इट्स एपॉस्ट्रोफी यानी इट के बाद एपॉस्ट्रोफी एस और इट्स बिना एपॉस्ट्रोफी एस में आपको यूज समझ में आ गया होगा। कोई इसी तरह के कुछ और भी कंफ्यूज कर देने वाले कॉन्ट्रैक्शन वर्ड हैं जिसे मैं बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए, अब यहां ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक जगह लेट्स है और एक जगह लेट्स है। ओके, अब यहां देखिए गाइस, अब इस लेट्स का मतलब लेटस होता है। लेटस आपने देखा होगा, जिसका मतलब होता है आओ खाएं, या आइए खाया जाए, चलो क्रिकेट खेलते हैं, या चलो क्रिकेट खेला जाए। यानी कोई व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति काम खुद नहीं करना चाहता है बल्कि अपने साथ में और लोगों को इन्वॉल्व कराना चाहता है। उस कंडीशन में लेट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट्स गो टू मार्केट,
लेट्स गो टू मार्केट। इसी बात को आप ऐसे बोल सकते हैं, लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट। आप ये बोले लेट्स गो टू मार्केट या लेट्स गो टू मार्केट। जिसे मान लीजिए फिर मैं कहूं लेट्स प्ले मैच, लेट्स प्ले मैच, चलो मैच खेलते हैं। लेट्स प्ले मैच, इसको कॉन्ट्रैक्शन में बोल दो, लेट्स प्ले मैच, लेट्स प्ले मैच, चलो मैच खेलते हैं। तो आई होप कि ये जो लेट्स आप हैं समझ में आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लेट्स का फुल फॉर्म लेटस होता है, यानी ये जो कॉमा प्लस एस है इसका मतलब अस होता है। अच्छा, मान लीजिए कि यहां तो एपॉस्ट्रोफी एस नहीं है, यहां पर एपॉस्ट्रोफी एस था तो मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया। लेकिन ये क्या है, देखिए जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम, अगर जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और एस लगाया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और एस नहीं लगाया जाता है। जिससे मान लीजिए कहा जाए कि ही लेट्स मी प्ले, यानी वह मुझे खेलने देता है, यानी काम करने देना। लेट का मतलब यहां पर काम करने देना। ही लेट्स मी प्ले, वह मुझे खेलने देता है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए लेट्स में एस लगा। अगर यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होता जैसे आई लेट देम प्ले, मैं उन्हें खेलने देता हूं, तब वहां पर एस का प्रयोग नहीं होता। फिर जिसे कहा जाए सी लेट्स मी स्पीक, यानी वह मुझे बोलने देती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर एस लगा। अगर यह सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहां पर एस का प्रयोग नहीं होता। जिसे कहा जाए कि रमा लेट्स अस डांस, रमा जो है हम लोगों को डांस करने देती है, पहले नहीं करने देती थी लेकिन डांस अब करने देती है। तो आप समझ गए ना कि लेट्स यहां पर क्यों, लेट में क्यों एस लगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेट में एस लगता है और यहां पर कॉमा का मतलब, जो कॉमा के बाद जो एस लगा है इसका मतलब अस होता है। तो गाइस आई होप कि लेट्स और लेट्स का आप डिफरेंट समझ में आपको आ गया होगा। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ और भी कंफ्यूज कर देने वाले वर्ड हैं। इस मान लीजिए यहां पर हैज और यहां पर भी हैज। अब मान लीजिए कि आप हैज आप अक्सर बुक में देखे होंगे हैज का प्रयोग। आपने हैज का प्रयोग देखा होगा। ठीक, देखिए इसमें क्या है, अगर ही के बाद इज है, यानी कॉमा के बाद अगर एस है तो इज है, इसके तुरंत बाद आई एन जी, जैसे ही इज सॉरी, ये देखिए अगर ऐसा आता है ही के बाद एस यानी हैज, यहां भी ही के बाद कॉमा लगाकर एस, जिसे हैज पढ़ते हैं, तो यहां पर हैज का मतलब ही इज, हैज का मतलब ही इज। अब जैसे ही इज लगाना तो आने वाला वर्ब में आईएनजी लगेगा, जैसे ही इज प्लेइंग, ओके, ही इज प्लेइंग, जिसे शॉर्टकट में लोग बोल देते हैं हैज प्लेइंग, हैज प्लेइंग। जिसे कहा जाए ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। यानी आप ये समझ लीजिए कि कॉमा के बाद एस लगा है तो इज है, वो क्या है भाई, इज है। और इज के बाद हमेशा आने वाले वर्ब में आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। अब रही बात यहां की, तो हिज के बाद से यहां पर ये जो है ना ये हैज है। तब आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता चला, क्या आप इसमें कोई मार्क लगाए थे क्या? नहीं, मैं मार्क नहीं लगाया था। बात यह है कि आप देखो, अगर इसको आप हैज मानोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर आएगा। यानी आप ये समझ लो कि हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, यहां पर इज के बाद आईएनजी आएगा। चाहे आप इस वाले सेंटेंस को हैज मान लो, इस वाले वर्ड को यहां पर इज मान लो, ठीक है। तो जैसे यहां कॉमा लगाकर एस लगा है तो इसका मतलब मैं हैज मान लिया, तो जैसे आप हैज लिखेंगे ना वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। या तो इस इज मान लोगे तो वर्ब के बाद आईएनजी आएगा, जैसे ही हैज गॉन,
वो जा चुका है, जैसे he has come, वो आ चुका है। देख रहे हैं ना, दोनों सेंटेंस से दोनों वर्ड सेम है, बस आपको मानने की जरूरत है। अगर आप इस इज मान लेंगे तो वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। अगर इसे हैज मान लेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। इसमें कोई बात नहीं है कि हम इसमें क्या कोई चिन्ह लगा रखे थे, क्या कि पहले से हम कोई मार्क लगा रहे थे, क्या ऐसे कोई बात नहीं है। आप जिसको इज मान लो, जिसको हैज मान लो। इज मानोगे तो आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, हैज मानोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो आई होप कि इस तरह की बुक में अगर आपको वर्ड दिखे तो आप समझ जाओगे। इससे रिलेटेड और भी हमारे पास कंफ्यूजिंग वर्ड है, जैसे मान लीजिए हैड, फिर यहां मान लीजिए हैड। ओके, अब यहां देखिए, हेड का मतलब ही हैड, हेड का मतलब ही हैड। अब ही हैड जब लगा ना, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देना पड़ेगा, ही हैड गॉन। अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जब हैड लगता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो ही हैड गॉन, जैसे सॉरी ही हैड कम, वो आ चुकी थी। जैसे ही हैड स्टडीड, ही हैज स्टडीड, वह पढ़ चुकी थी। फिर देखिए ही हैड कुक्ड फूड, वह खाना बना चुका था। यानी आप जब ना कॉमा के बाद डी नजर आए तो आप उस डी को हैड मानेंगे। सेम कंडीशन यहां पर है। अब कॉमा के बाद अगर डी लगा हो तो इसे वुड मानेंगे, जैसे ही वुड। फिर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये कैसे आपको पता चला। सेम उसी तरह से पता चला। अब वर्ड तो दो मैं बस आपको समझाने के लिए लिखा हूं। इस डी को आप या तो वुड मानो या तो हैड मानो, चाहे यहां पर आए हुए डी को वुड मानो या हैड मानो, लेकिन डिफरेंट ये है, वुड मानेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही वुड सेव मी, ही वुड सेव मी, वह मुझे बचा लेता। जैसे ही वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर लेता। जैसे ही वुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ लेता। यानी मेरे कहने का मतलब गाइस ये है कि हेड आप डी को, इसी डी को मान लीजिए। आप वुड मान लो, तो जब वुड मानोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना पड़ेगा, लेकिन इसे आप हैड मानेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देना पड़ेगा। आप जब भी आपको कहीं बुक में नजर आए तो देखना कि अगर ना ऐसा वर्ड लिखा होगा हेड, तो उसके बाद वुड होगा, और वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जान लेना कि यहां पर वुड का इस्तेमाल है। मैंने डी जो है वुड है। उसी तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म से जान लेना है कि जो डी है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो हेल्पिंग वर्ब हैड है। जिससे मान लीजिए यहां पर ही गॉन, अब मान लीजिए सेंटेंस लिखा हैड गॉन, तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि यार डी है क्या। तो आप इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही आपको पता करने पड़ेगा कि अच्छा ये जो डी है ना वो हैड है। फिर इसी तरह से हैड गो, अब देखिए वो जाता। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म से आपको मानना पड़ेगा कि ये जो डी है ना वुड है। तो आई होप गाइस कि ये जो कंफ्यूज कर देने वाले कुछ कॉन्ट्रैक्शंस जो वर्ड्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर आप बने रहें और आप मेरी वीडियो को शेयर करने का भी प्रयास करें। थैंक यू।